व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम कर रहे थे बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में, मेरिट्स के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में और टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, अराउंड 15 to 16 मिनट जा सकती है, बट ये टॉपिक आज हम खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में कंपनीज के बारे में पढ़ के ये चैप्टर को कर देंगे हम एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी समझने से पहले हम कोऑपरेटिव वर्ड का मीनिंग समझ लेते। कोऑपरेटिव वर्ड का मीनिंग होता है वर्किंग टुगेदर विद अदर फॉर अ कॉमन पर्पस, मतलब एक कॉमन पर्पस के लिए किसी और के साथ या सबके साथ मिलकर काम करना। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ मेंबर्स वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर, एक तरीके से इनके मेंबर्स का वेलफेयर। सर वॉलंटरी एसोसिएशन, वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब इच्छा, वॉलंटरी मीन्स आपकी इच्छा के अनुसार आप जुड़ सकते हो, उससे जुड़ना है तो जुड़ो, उससे नहीं जुड़ना मत जुड़ो, एक तरीके की वॉलंटरी है। मतलब आपकी इच्छा के अनुसार अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुड़ना है या नहीं जुड़ना है या बाद में निकलना है, मतलब आप अपने मन के मुताबिक कर सकते हो। तो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है किसकी, ऐसे लोगों की जो ज्वाइन टुगेदर, एक साथ ज्वाइन होकर मेंबर्स वेलफेयर, उनके मेंबर्स का वेलफेयर करते हैं। उनका मेन मोटिव ही रहता है कि उनके मेंबर्स का वेलफेयर हो। अब सर जैसे ही पार्टनरशिप का एक्ट है, तो इसका भी बेटा एक एक्ट है जिसमें इसको कंपल्सरीली रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ठीक है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है इस पे, एक तरीके से ये कंपलसरी है कि इसको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। अब सर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इसका फंड कहाँ से आता होगा, तो इसका जो फंड है वो रेज होता है थ्रू शेयर्स, शेयर्स के थ्रू। क्या शेयर्स, शेयर्स मतलब इनके जो मेंबर्स है, इनके मेंबर्स के थ्रू या इनके शेयर्स के थ्रू इनका फंड रेज होता है। ठीक है, अब सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने फंड रेज कर लिया, इसको रजिस्टर्ड करा लिया, इसका मीनिंग जान लिया, लेकिन सर इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, जो जो प्रोसेस होती है। तो इसको प्रोसेस करने के लिए आपको एटलीस्ट 10 एडल्ट्स लगेंगे। लाइक 10 एडल्ट्स से मेरा मतलब है कोई भी माइनर मेंबर इसका मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, एटलीस्ट 10 एडल्ट्स होने चाहिए, मतलब 18 प्लस होने चाहिए, रिक्वायर्ड रहते हैं एक सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। बेसिकली इसके फीचर, मेरिट, डीमेरिट्स पूरे हमने डेफिनेशन में ही कवर कर लिए। ठीक है, एक बार हम नॉर्मली इसको समझ लेते हैं। वॉलंटरी मेंबरशिप, यही मैंने वॉलंटरी का मतलब समझाया था। आपकी इच्छा, आप फ्री हो, फ्री माइंडेड है, अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर लो, आपको एग्जिट करना है आप एग्जिट कर सकते हो। तो इसकी मेंबरशिप वॉलंटरी है। लीगल स्टेटस, ये एक सेपरेट एंटिटी है। कैसे सेपरेट एंटिटी है, इसके लिए एक अलग से लॉ बना हुआ है या एक एक्ट बना हुआ है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 से इसको अपना एक अलग लीगल स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। सर लिमिटेड लायबिलिटी, बेटा पूरे चैप्टर में ही लायबिलिटी है, तो लिमिटेड लायबिलिटी है जो इसके मेंबर्स है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनकी लायबिलिटी रहती है लिमिटेड। अब हम अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं, कंट्रोल। बिकॉज लायबिलिटी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है, लायबिलिटी है क्या, कितने टाइप की है, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल की। तो इसमें कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है, एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है इनके मेंबर्स के द्वारा थ्रू वोटिंग, वोटिंग के थ्रू एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है जो इसको कंट्रोल करती है। अब सर लास्ट पॉइंट, सर्विस मोटिव। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, ये एक तरीके से वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, इसके मेंबर्स के लिए, और इनका मोटिव ही सर्विस मोटिव होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेरिट्स की। मेरिट्स में बात कर ले तो लिमिटेड लायबिलिटी। सबसे पहली बात, मैंने हर वीडियो में बोलता हूं, अगर लायबिलिटी लिमिटेड है तो उसको मेरिट में लिख दो, और अनलिमिटेड है तो डीमेरिट या लिमिटेशन में लिख दो। डीमेरिट लिमिटेशन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, डीमेरिट्स। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेड लायबिलिटी की। तो इसके पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, मतलब उनके पर्सनल एसेट सेल नहीं होंगे जो अगर कोई लॉस होता है या डेट को पे आउट करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं स्टेबल एग्जिस्टेंस। सर स्टेबल एग्जिस्टेंस,
इसका एग्जिस्टेंट ही है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स के अंतर्गत इसको रजिस्टर कराया गया है। तो जिसकी एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल है, लाइक मेंबर्स चेंज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि वॉलेंट्री है, मेंबर्स आ जा सकते हैं, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी एग्जिस्टेंस स्टेबल रहेगी। सेम कंपनी के जैसे, अभी हमने कंपनी नहीं पढ़ा है इसलिए हमको कंफ्यूजन है कि कंपनी कभी एंड नहीं होती है, ठीक है, वैसे ये स्टेबल एग्जिस्टेंस, लाइक मेंबर्स में कम एंड गो बट द कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेबल, एग्जिस्ट स्टेबल या मे स्टेबल। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ईज ऑफ फॉर्मेशन। सर इसमें तो रजिस्ट्रेशन है, तो फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन बहुत ही ईजी है। 10 एडल्ट्स मिलके इसको प्रोसेस करके एक सिंपल एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर करके आप स्टार्ट कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसको फॉर्म करना भी बहुत ईजी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिमिटेशन या डीमेरिट्स की। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब सर कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके रिसोर्सेज लिमिटेड कैसे? तो जो इसकी रिसोर्सेज है वो इनके मेंबर्स तक ही लिमिट है, जितने उनके मेंबर्स हैं या जितना वो रेज कर सकते हैं फंड, उतने तक ही इनकी रिसोर्सेज लिमिटेड रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लाइक हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबके अलग अलग, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो अलग अलग जगह से, अलग अलग एज के, एक्सपीरियंस, अनएक्सपीरियंस्ड, सब 18+ रहते हैं, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस रहते हैं, कुछ अनएक्सपीरियंस रहते हैं, तो सबका अपना अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इनका जो ओपिनियन है उसमें भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, समटाइम कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। सो मैनेजिंग कमेटी सब सॉल्व कर देती है, लेकिन डिफरेंस आ जाता है ओपिनियन में। अब हम बात कर लेते हैं लैक ऑफ सेक्रेसी। ये स्लाइड का लास्ट पॉइंट है। लैक ऑफ सेक्रेसी से मेरा मतलब ये है कि इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है या गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, बिकॉज हमने इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर रजिस्टर्ड कराया है। तो जो भी इनके डे टू डे ऑपरेशंस रहते हैं या कोई भी एक्टिविटी रहती है, तो ये इनको पब्लिक को बताना पड़ता है, या इनके मेंबर्स, मतलब इसको आप छुपा नहीं सकते हैं, इसको आपको क्लियरली बताना पड़ता है, शो करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इसमें जो सेक्रेसी रहती है वो लैक ऑफ सेक्रेसी रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें आपको याद रखने वाली चीजें ये है कि जो इनका एक्ट है वो आप जरूर याद रखें, बिकॉज जब आप एक्ट में या आंसर में एक्ट लिख के आते हैं या डेट लिख के आते हैं तो वो एक अच्छा शो करता है और एक आंसर को एक अलग ही व्यू दे देता है। ठीक है, आप जब तक इसको नोट कीजिए। मैं आया टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। अभी तक हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, तो अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमको पढ़नी है। एक है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, मार्केट कोऑपरेटिव, फार्मर्स कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव हाउसिंग। ठीक है, इसके आगे सोसाइटी मैंने लिखा नहीं है, सोसाइटी आप लगाते रहना, या एक ही बार लगा दिया आप लगाते रहना। ठीक है, अब हम पहले बात कर लेते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, अलग अलग मेंबर्स अलग अलग काम करता है। जैसे कोई कंज्यूमर है, कोई प्रोड्यूसर है, किसी को घर बनाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को लोन लेना है या लोन से बिजनेस स्टार्ट करना है, या किसी को स्मॉल स्केल पे काम करता है, उसको उसका प्रोडक्ट बेचना है। अल्टीमेटली अलग अलग टाइप्स की सोसाइटी इन सबको हेल्प करती है, इनके इंटरेस्ट को बचाती है, ताकि ये एक तरीके से अपना प्रॉफिट अर्न कर सके और अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। तो सिंपल सी बात, हम स्टार्ट कर लेते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव से। कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो होता है फॉर्म किया जाता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव को फॉर्म इसलिए किया जाता है कि जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर का, लाइक हम जो कंज्यूमर है, अगर हमको कोई गुड लेना है तो हम रिटेल शॉप से लेते हैं, रिटेलर लाता है होलसेल से। तो जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो डायरेक्टली डील करती है बल्क में, जिससे उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइजेस पे मिल जाता है, और अल्टीमेटली जो उनके कंज्यूमर्स हैं या उनके मेंबर्स हैं उनको वो लो कॉस्ट में मिल जाता है। तो इसका एम होता है सिंपल सा, जो मिडिल मैन होते हैं बीच के, इनको रिमूव करके जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनका बेनिफिट करना या उनको प्रॉफिट होना, एक तरीके से कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन होना। तो ये अब हम सीखते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव या कंज्यूमर कोऑपरेटिव ये होती है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव एक बार हम रीड कर लेते हैं। ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइजेस, एम टू एलिमिनेट मिडिल नेम टू अचीव इकोनॉमिक ऑपरेशन। सिंपल सी बात है, रीजनेबल प्राइजेस में जो हमारे कंज्यूमर्स को गुड्स मिल जाते हैं गुड क्वालिटी के, एट मार्केट प्राइस से कुछ कम है, क्योंकि डायरेक्टली ये डील करते हैं बल्क में। अब हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव की। अब हमने बात कर ली, हमारे कंज्यूमर्स तो सेटिस्फाई हो गए,
अब हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की। तो जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव होता है वो फॉर्म किया जाता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। देखो, एक प्रोड्यूसर होता है जो लार्ज स्केल पे बिजनेस करता है, एक प्रोड्यूसर होता है जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस करता है। तो जो लार्ज स्केल वाला है उसका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, क्यों? तभी तो वो लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहा है। बट जो हमारे स्मॉल स्केल वाले होते हैं, समटाइम इनको रॉ मटेरियल महंगा मिलता है, या समटाइम इनको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलता है, या रॉ मटेरियल मिल जाता है तो इनका गुड सेल नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली ये सब प्रॉब्लम अराइज होती है। तो जो हमारा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या करती है, इनको सप्लाई करती है रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, अलग अलग इनपुट्स, और बाद में जब ये गुड बना लेते हैं या कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं तो अल्टीमेटली इनके प्रोडक्ट को भी खरीद लेती है। क्या लिखा है? एंड ऑल्सो बाय आउटपुट फॉर सेल, इनका प्रोडक्ट ले लेती है सेल करने के लिए। क्यों? तो इनको फाइट करती है, लाइक अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव होती है वो फाइट करती है बिग कैपिटलिस्ट या लार्ज स्केल वालों के साथ, ताकि स्मॉल स्केल का भी डेवलपमेंट हो पाए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड टाइप की, मार्केट कोऑपरेटिव। सर मार्केट कोऑपरेटिव क्या है? तो ये जो फॉर्म की जाती है हेल्प करने के लिए स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। किनको? जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, लाइक जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं एक तरीके से, या स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। क्यों? अल्टीमेटली क्या होता है, समटाइम जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको उनका प्राइस नहीं मिल पाता जो एक्चुअल वो चाहते हैं, एक रीजनेबल प्राइस अपने प्रोडक्ट से, तो उनको वो नहीं मिल पाता है। तो ये क्या करते हैं, इनके जो गुड्स से खरीद लेते हैं और इनको सेल कर देते हैं, अल्टीमेटली सेल कर देते हैं और रीजनेबल प्राइजेस मिल जाता है इनको इनके बदले आउटपुट में। तो जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो रीजनेबल प्राइजेस इनको दिलवाती है। ओके, इसका एम क्या होता है सर? इसका एम ये होता है कि जो मिडिलमैन होता है इनको एलिमिनेट करना, और जो स्मॉल स्केल या स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनकी पावर या उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, या उनको इम्प्रूव करना कि वो एक अपनी मार्केट में कॉम्पिटिटिव पोजीशन बना सके। अब अगली हम बात कर लेते हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव की। तो जो फार्मर्स कोऑपरेटिव होता है अल्टीमेटली फार्मर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए होगा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जो भी कोऑपरेटिव है वो किसी ना किसी तरीके के उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए काम करती है। तो अगली जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो है फार्मर्स कोऑपरेटिव। इसको फॉर्म किया जाता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। किसको? फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे? अब भाई फार्मर जब इनपुट लेता है तो उसको कई बार प्राइसेस हाई रहते हैं, लाइक फर्टिलाइजर का प्राइस महंगा हो गया, पेस्टिसाइड्स का रेट बढ़ गया। तो ये क्या करते हैं, अल्टीमेटली पूरा काम बल्क में होता है, ये लोग बल्क में खरीद लेते हैं, ठीक है, और इनको लो कॉस्ट पे, रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड कर देते हैं इनपुट्स। लाइक फर्टिलाइजर इकट्ठा खरीद लिया, अब जिस फार्मर को जितना चाहिए वो उस हिसाब से लेके एट रीजनेबल कॉस्ट पे वो ले जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका एम क्या है। सबका एम याद रखना, बिकॉज ये शॉर्ट है, लेकिन इसी को आप पॉइंट को बढ़ा के अपने आंसर्स में लिख सकते हैं और बहुत सिंपल तरीके से इसको आप आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका एम यही है, गेन बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अल्टीमेटली अगर बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स मिलके कुछ करते हैं तो वो लार्ज स्केल पे हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा अमूल, ठीक है, अमूल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। बिकॉज अमूल क्या करता है, गुजरात से ऑपरेट करता है, अलग अलग फार्मर से मिल्क कलेक्ट करके पूरे इंडिया में सप्लाई करता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका। ऐसे ही ये क्या करते हैं, अलग अलग फार्मर्स को रीजनेबल कॉस्ट में प्रोवाइड कर देते हैं। अल्टीमेटली जब बाद में उनका सब कुछ, मान लीजिए एक प्रोडक्ट हो गया या एक फार्मिंग, एक टाइप ऑफ क्रॉप फार्म हो गया, देन आफ्टर वो क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं और इकट्ठा बल्क में सेल आउट करते हैं। तो उनको उसका प्राइजेस भी हाई मिलता है और इनको कॉस्ट भी कम पड़ती है और अल्टीमेटली इनका भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, और इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव। सर क्रेडिट से मतलब मैं यहाँ लिख देता हूं उधार। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। कैसे फॉर्म किया जाता है? इजी क्रेडिट। लाइक जैसे एग्जांपल हम फार्मर्स का ही ले लेते हैं बिकॉज उससे इजी हो जाएगा। जो फार्मर होता है, अगर मान लीजिए उसको फर्टिलाइजर खरीदना है या पेस्टिसाइड खरीदना है, तो वो क्या करता है, मनी लेंडर से पैसा उधार लेता है। अब जो मनी लेंडर होता है
वो क्या करता है, उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देता है। या कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है कि कोई फार्मर सोचे बैंक से लोन लेने की, तो वो फॉर्मेलिटी सोच के ही सोचना बंद कर देता है, मनी लेंडर से उधार ले लेता। लेकिन जो मनी लेंडर है वो बहुत एक्सप्लॉइट करता है उनको। कैसे एक्सप्लॉइट करता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देता है, प्लस जो भी प्रोडक्टिविटी होगी उसका कुछ परसेंट ले लेता है। तो इस टाइप से वो एक्सप्लॉइट करता है। तो जो क्रेडिट कोऑपरेटिव वो क्या करती है, प्रोवाइड इजी क्रेडिट प्रोवाइड कर देती है एट सम रीजनेबल इंटरेस्ट या वेरी लो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नाम के लिए ही रहता है, सम अमाउंट, क्योंकि अगर वो इतना कर रहे हैं तो दे नीड सम अमाउंट। ओके, और इनका एम क्या होता है, एम टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम मनी लेंडर, या उनके एक्सप्लॉइटेशन से मनी लेंडर को बचाना। अब हम हमारा लास्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग पे आ जाते हैं। तो जो कोऑपरेटिव हाउसिंग है, सिंपल सी बात है, जो मेंबर हाउस बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो आजकल क्या है, होम लोन लेना है या कुछ भी लेना, तो एक तो फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा होती है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो भी बहुत हाई रहता है। समटाइम कुछ लोगों की इतनी इनकम नहीं होती है कि वो सोचते भी नहीं है कि हम हाउस लें या घर बनाएं, ऐसा कोई सोचता नहीं है। ओके, लेकिन जो कोऑपरेटिव हाउसिंग है वो क्या करती है, हेल्प पीपल टू कंस्ट्रक्ट हाउस। ये क्या करती है, इनकम या मनी प्रोवाइड कराती है वेरी लो कॉस्ट पे, ठीक है, जिससे कि आदमी अपना घर बना सके। ठीक है, लिमिटेड इनकम एंड प्रोवाइड लोन एट लो कॉस्ट। क्या करती है, लो कॉस्ट पे लोन प्रोवाइड करा देती है जिससे व्यक्ति अपना घर बना सके। इसका एम क्या होता है, एम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल वाइल कंस्ट्रक्शन हाउस। सीधी बात है, जो भी उनको एक हाउस बिल्ड करने में या कंस्ट्रक्ट करने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने का काम कौन करती है, कोऑपरेटिव हाउसिंग। वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, उसके फीचर, मेरिट, लिमिटेशन के बारे में। और हाँ गाइज, इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी ग्रुप्स में, बता दो कि हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। स्टिल कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम बहुत कुछ लाने वाले हैं, आगे फर्दर हमारे चैनल में बहुत सी चीजें आने वाली है। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।